नमस्ते प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारी हिस्टोरिक चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको भारत देश की हिस्टोरिक, रियलिस्टिक और जानी मानी कहानियां जानने, समझने और सुनने को मिलेगी। को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था। वो 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट कैप पर गांव पहुंचा था। की खोज की, न कि भारत की, क्योंकि भारत तो यूरोप से भी पुरानी सभ्यता है जहां पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बड़ी सभ्यता विकसित हो चुकी थी। अतः भारत पहले से ही मौजूद था। वास्को द गामा जहाज द्वारा 3 बार भारत आया। उसकी जन्म की सही तिथि तो अज्ञात है, लेकिन यह माना जाता है कि वो 1490 के दशक में साइन, पुर्तगाल में एक योद्धा था। यात्री वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट समुद्र तट पर पहुंचा। कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट समुद्र तट पर पहुंचा। कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर के शासनकाल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सूरत पहुंचे थे। उनके साथ कई अंग्रेज व्यापारी भी थे और वे अपने साथ राजा जेम्स प्रथम का एक पत्र लेकर आए थे, जिसमें सम्राट जहांगीर को मुगल साम्राज्य में व्यापार स्थापित करने के लिए अंग्रेजी राष्ट्र के लिए शाही अनुमति प्राप्त करने के लिए कहा। हॉकिंस लगभग 1600 ई, सर विलियम हॉकिंस लगभग 1600 ई, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे, जो 24 अगस्त 1608 को भारत के सूरत में लंगर डालने वाले पहले कंपनी जहाज हेक्टर के कमांडर होने के लिए और संसार का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1613 ई और 1618 ई में यहां अंग्रेज और डच फैक्ट्रियों की स्थापना हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त मिशनरी, यात्री और व्यापारियों के द्वारा फ्रांसीसियों को मुगल साम्राज्य और उसके बंदरगाह सूरत के विषय में विस्तृत जानकारी मिल चुकी थी। थेबोनीट, बनिया और टैवनिया फ्रांस के थे जिन्होंने अपने देशवासियों को भारत के बारे में जानकारी दी है। अतः कंपनी ने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने का निश्चय किया। इस हेतु अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जो मार्च 1666 ई में सूरत पहुंचे। सूरत गवर्नर ने इन प्रतिनिधियों का स्वागत किया, परंतु पहले स्थापित इंग्लिश और डच फैक्ट्री के कर्मचारियों को एक नए प्रतियोगी का आना अच्छा नहीं लगा। ये प्रतिनिधि सूरत से आगरा पहुंचे। उन्होंने लुई 14वें के व्यक्तिगत पत्र को औरंगजेब को दिया और इन्हें सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा मिल गई। कंपनी ने केरोन को सूरत भेजा और इस प्रकार 1668 ई में भारत में सूरत के स्थान पर प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना हुई। कंपनियों में घोर व्यापारिक शत्रुता थी। ये कंपनियां जियो और जीने दो के सिद्धांत में विश्वास नहीं करती थी। जिस प्रकार ये कंपनियां अपने देश में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करना चाहती थी और चार्टर द्वारा उन्हें पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिला हुआ था, उसी प्रकार से कंपनियां भारत और सुदूर पूर्व के दूसरे प्रदेशों पर व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करना चाहती थीं। इस कारण इन कंपनियों में व्यापारिक युद्ध हुए। 17वीं शताब्दी में ये संघर्ष तिकोना था। अंग्रेज पुर्तगीज संघर्ष, डच पुर्तगीज संघर्ष और अंग्रेज डच संघर्ष। 18वीं शताब्दी में ये संघर्ष अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। अंग्रेज पुर्तगीज संघर्ष कुछ समय तक चलता रहा, परंतु एक साझे शत्रु डचों ने दोनों को एक दूसरे के समीप ला दिया। पुर्तगीज डचों से बहुत तंग थे और उन्होंने अंग्रेजों से मित्रता करने में अपना हित समझा। इसी प्रकार अंग्रेज भी पुर्तगालियों की मित्रता के लिए उत्सुक थे, क्योंकि इस मित्रता से उन्हें मालाबार तट पर मसालों के व्यापार की सुविधा प्राप्त होती थी। इस कारण गोवा के पुर्तगीज गवर्नर और सूरत के अंग्रेज प्रेसिडेंट में 1635 ई में एक संधि हो गई। यह मित्रता पुर्तगीज राजकुमारी कैथराइन ब्रेनगाजा का इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से विवाह 1661 से और पक्की हो गई। इस विवाह के फलस्वरूप चार्ल्स द्वितीय को बंबई का द्वीप दहेज में प्राप्त हुआ, जिसे उसने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। डच पुर्तगालियों की अपेक्षा अंग्रेजों के अधिक प्रतिद्वंद्वी सिद्ध हुए। अंग्रेजों और डचों दोनों ही की फैक्ट्रियां सूरत में स्थापित थीं। मसालों के व्यापार के एकाधिकार पर अंग्रेजों और डचों का संघर्ष हो गया। डच मसालों के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे, जिसे अंग्रेजों ने चुनौती दी। मालाबार तट के लिए डचों ने राजाओं से समझौते किए, जिसके अनुसार काली मिर्च केवल डचों को ही बेची जा सकती थी। इस समझौते के फलस्वरूप डच कम मूल्य पर काली मिर्च प्राप्त करते थे, यद्यपि स्वतंत्र रूप से बेचने पर अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता था।
अंग्रेजी कंपनी के मालाबार तट से काली मिर्च खरीदने के मार्ग में डच हर प्रकार से रोड़ा अटकाते थे। जो जहाज इंग्लिश कंपनी के लिए काली मिर्च ले जाते थे, इन्हें पकड़ लिया जाता था। इन सब रुकावटों के होते हुए भी इंग्लिश कंपनी मालाबार तट से बड़ी मात्रा में काली मिर्च खरीदने और उसे इंग्लैंड भेजने में सफल हो जाती थी। प्रोटेस्टेंट देश थे, परंतु व्यापारिक शत्रुता के कारण उनमें 3 घमासान युद्ध 1652-54 ई, 1665-66 ई और 1672-74 ई में हुए। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने देश के व्यापारिक हित के लिए 1651 ई में जहाजरानी कानून नेविगेशंस लॉ पास किया। जहाजरानी कानून डचों के व्यापारिक हित में नहीं थे और उन्होंने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। जब प्रथम एंग्लो डच युद्ध की सूचना मार्च 1635 में सूरत पहुंची तो अंग्रेज बड़े चिंतित हुए और उन्होंने सूरत के मुगल सूबेदारों से डचों के आक्रमणों से रक्षा की प्रार्थना की। इससे प्रतीत होता है कि पूर्व में उस समय डच अंग्रेजों से अधिक शक्तिशाली थे। युद्ध की सूचना मिलते ही एक शक्तिशाली जहाजी सुआली सूरत पहुंच गया। मुगल अधिकारियों की सतर्कता के कारण डचों ने सूरत की इंग्लिश फैक्ट्री पर आक्रमण नहीं किया। यद्यपि स्थल पर संघर्ष नहीं हुआ, परंतु समुद्र पर अंग्रेज और डचों में कई युद्ध हुए। अंग्रेजी जहाज डचों द्वारा पकड़े गए और व्यापार को हानि पहुंची। अन्य 2 युद्धों 1665-67 ई और 1672-74 ई में भी व्यापार को आघात पहुंचा। पहले की तरह इन युद्धों के समय भी अंग्रेजों ने मुगल सरकार से सुरक्षा की प्रार्थना की। स्थल पर कोई युद्ध नहीं हुआ, परंतु समुद्र पर डचों ने अंग्रेजी जहाजों को पकड़ लिया। सन 1688 ई की गौरवपूर्ण क्रांति से, जिसमें विलियम इंग्लैंड का राजा बन गया, अंग्रेज डच संबंध सुधर गए। डेनिस कंपनी का आगमन 1616 ई में हुआ। 1620 ई में तमिलनाडु के टूकोबर नामक क्षेत्र में इसने व्यापारिक केंद्र खोला। बाद में यह वापस चली गई। आगे चलकर पुर्तगाली भी गोवा तक सीमित हो गए और ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियां ही रह गई। कर्नाटक के युद्धों में फ्रांसीसियों का भाग्य भी तय हो गया। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर स्थित है। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। 2 कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। किंतु इस युद्ध को कंपनी की जीत नहीं मान सकते, क्योंकि युद्ध से पूर्व ही नवाब के 3 सेनानायक मीर जाफर, उसके दरबारी तथा राज्य के अमीर सेठ जगत सेठ आदि से क्लाइव ने षड्यंत्र कर लिया था। नवाब की तो पूरी सेना ने युद्ध में भाग भी नहीं लिया था। युद्ध के तुरंत बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। इस युद्ध को भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध के परिणामस्वरूप ही भारत में अंग्रेजों ने पैर जमा लिए। महत्व है। इस युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इसलिए इस युद्ध को भारत के निर्णायक युद्धों में विशिष्ट स्थान उपलब्ध है। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक अभिन्न अंग था, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके अंतर्गत विभिन्न प्रांतों में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसमें अलवदी खां ने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ 3 पुत्रियां थीं। बड़ी लड़की छसीटी बेगमनी संतान थी। दूसरी और तीसरी से एक पुत्र थे, जिसका नाम शौकतगंज और सिराजुद्दौला था। वे सिराजुद्दौला को अधिक प्यार करते थे, इसलिए अपने जीवन काल में ही उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 10 अप्रैल 1756 को अलवदी की मृत्यु हुई और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, परंतु शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसका संघर्ष अवश्यभावी हो गया। अंत में 23 जून 1757 को दोनों के बीच युद्ध छिड़ा, जिसे प्लासी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के अनेक कारण थे, जो इस प्रकार है। बंगाल पर लगी हुई थी, क्योंकि बंगाल एक उपजाऊ और धनी प्रांत था। अगर बंगाल पर कंपनी का अधिकार हो जाता तो उसे अधिक से अधिक धन कमाने की आशा थी। इतना ही नहीं, वे हिंदू व्यापारियों को अपनी ओर मिलाकर उन्हें नवाब के विरुद्ध भड़काना शुरू किया। नवाब इसे पसंद नहीं करता था। व्यापारिक सुविधाओं का उपयोग मुगल सम्राट के द्वारा अंग्रेजों को निःशुल्क सामुद्रिक व्यापार करने की छूट मिली थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया। वे अपना व्यक्तिगत व्यापार भी निःशुल्क करने लगे और देशी व्यापारियों को बिना चुंगी दिए व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। इससे नवाब को आर्थिक क्षति पहुंचती थी।
नवाब इन्हें पसंद नहीं करता था। जब उन्होंने व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग को बंद करने का निश्चय किया तो अंग्रेज संघर्ष पर उतर आए। में नवाब ने 146 अंग्रेज सैनिकों को कैद कर लिया तो उसे एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। इसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 14-10 फीट थी। यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और इसमें भारतीय अपराधियों को बंद किया जाता था। चूंकि गर्मी का दिन था और युद्ध के परिम थे, 123 सैनिकों की मृत्यु दम घुटने के कारण हो गई और 23 सैनिक बचे, जिसमें हावल एक अंग्रेज सैनिक भी था। उसी के इस घटना की जानकारी मद्रास के अंग्रेजों को दी। इसी दुर्घटना को काली कोठरी की दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। इसके चलते अंग्रेजों का क्रोध भड़क उठा और वे नवाब से युद्ध की तैयारी करने लगे। 1756 को कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज सैनिक इस आक्रमण से घबरा गए और अंग्रेजों की पराजय हुई और कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार हो गया। इसके बाद नवाब ने शीघ्र ही कलकत्ता के फोर्ट विलियर पर आक्रमण किया। यहां अंग्रेज सैनिक भी नवाब के समक्ष टीक नहीं पाया और इस पर भी नवाब का अधिकार हो गया। इस युद्ध में काफी अंग्रेज सैनिक गिरफ्तार किए गए। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए अंग्रेज ने शीघ्र ही कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। इस समय नवाब ने मानिकचंद को कलकत्ता का राजा नियुक्त किया था, लेकिन वह अंग्रेजों का मित्र और शुभचिंतक था। फलत अंग्रेजों की विजय हुई, कलकत्ता नवाब के चंगुल से मुक्त हो गया। 9 फरवरी 1757 को दोनों के बीच अलीनगर की संधि हुई और अंग्रेजों को फिर से सभी तरह के व्यवहारिक अधिकार उपलब्ध हो गया। द्वारा अंग्रेजों को काफी आर्थिक लाभ पहुंचा। मीर जाफर ने कंपनी को 1 करोड़ 17 लाख रुपये दिए, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो गई। बंगाल की लूट से भी उसे काफी धन हाथ लगा। कंपनी के मठ कर्मचारियों को 12.5 लाख रुपए मिले। क्लाइव को 2,24,000 रुपए मिले। इस युद्ध के पश्चात कंपनी धीरे 2 जागीरदार बाद में बंगाल की दीवान बन गई। इस प्रकार इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। अंग्रेजों को पुनः व्यापार करने का अधिकार मिला। मीर जाफर ने कंपनी को घूस के रूप में 3 करोड़ रुपए प्रदान किए तथा व्यापार से भी अंग्रेजों ने 15 करोड़ का मुनाफा कमाया। ब्रिटिश राज का इतिहास 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश शासन की अवधि को संदर्भित करता है। एक शासन प्रणाली को 1858 में स्थापित किया गया था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंपते हुए राजशाही के अधीन कर दिया गया और विक्टोरिया को 1876 में भारत की महारानी घोषित किया गया। 2. यह 1947 तक चला, जब ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न 2 देशों में विभाजित कर दिया गया, भारतीय संघ, बाद में भारतीय गणराज्य, और पाकिस्तान रियासत, बाद में पाकिस्तानी इस्लामी गणतंत्र, जिसका पूर्वी भाग बाद में बांग्लादेश गणराज्य बना। भारतीय साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र में बर्मा प्रांत को 1937 में एक अलग उपनिवेश बनाया गया और वो 1948 के दूसरे भाग में ब्रिटिश राजशाही द्वारा भारत का प्रत्यक्ष प्रशासन और औद्योगिक क्रांति से शुरू हुआ प्रौद्योगिकी परिवर्तन, दोनों ने ग्रेट ब्रिटेन और भारत की अर्थव्यवस्थाओं को नजदीकी रूप से मिला दिया। 3. बल्कि परिवहन और संचार, जो आमतौर पर भारत के राजशाही शासन से जुड़े हैं, के कई बड़े बदलाव वास्तव में गदर से पहले ही शुरू हो गए थे। चूंकि डलहौजी ने प्रौद्योगिकीय परिवर्तन को अपनाया जो उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर चल रहा था, भारत ने भी उन सभी प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास देखा। रेलवे, सड़क, नहर और पुल को भारत में तेजी से बनाया गया और साथ ही टेलीग्राफ लिंकों को भी स्थापित किया गया ताकि कच्चे माल जैसे कि कपास को भारत के सुदूर क्षेत्रों से बंबई जैसे बंदरगाहों के लिए प्रभावी रूप से भेजा जा सके और उसे फिर इंग्लैंड निर्यात किया जा सके। 4. इसी तरह इंग्लैंड में तैयार माल को तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में बिक्री के लिए वापस उसी कुशलतापूर्वक भेजा जाता था। 5. हालांकि खुद ब्रिटेन के विपरीत, जहां बुनियादी सुविधाओं के विकास में जोखिम निजी निवेशकों द्वारा वहन किए जाते थे, भारत में करदाताओं मुख्य रूप से किसान और कृषि मजदूरों को जोखिम सहना पड़ता था, जो अंत में 50 मिलियन पाउंड होता था। 6. इन लागतों के बावजूद भारतीयों के लिए बहुत कम कुशल रोजगार सृजित किए गए। 1920 तक विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अपने निर्माण के 60 वर्षों के इतिहास के साथ भारतीय रेल में बेहतर पदों पर केवल 10% भारतीय काबिज थे। 7. सलाहकारों की नियुक्ति की गई और भारतीय सदस्यों वाली प्रांतीय परिषदों का गठन किया गया। ब्रिटिश ने बाद में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के साथ विधायी परिषदों में भागीदारी को और विस्तृत किया। नगर निगम और जिला बोर्ड को स्थानीय प्रशासन के लिए बनाया गया
उनमें चुने हुए भारतीय सदस्य शामिल थे। 1909 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मौले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है, जॉन मौले भारत के लिए राज्य सचिव था और गिलबर्ट इलियट, मिंटो का चौथा अर्ल वाइसराय था, ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में, जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता था, भारतीयों को सीमित भूमिकाएं सौंपी। भारतीयों को इससे पहले विधान परिषदों में नियुक्त किया गया था, लेकिन सुधार के बाद उन्हें इसके लिए चुना जाने लगा। केंद्र में परिषद के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही थे और वाइसराय किसी भी रूप में विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं था। प्रांतीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से नियुक्त सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियुक्त भारतीय विधान परिषद में सदस्यता के लिए ऐच्छिक सिद्धांत को शुरू किया गया। निर्वाचन क्षेत्र उच्च वर्ग के भारतीयों के एक छोटे समूह के लिए सीमित था। ये निर्वाचित सदस्य आधिकारिक सरकार के एक विरोधी बन गए। जातीय निर्वाचन क्षेत्र को बाद में अन्य समुदायों में विस्तारित किया गया और धर्म के माध्यम से समूह की पहचान करने की भारतीय प्रवृत्ति का एक राजनैतिक पहलू बन गया। भारत और ब्रिटेन के बीच शाही संबंध के लिए एक विभाजक साबित हुआ। युद्ध में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 1.4 मिलियन भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों ने भाग लिया और युद्ध में उनकी भागीदारी से व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव पड़े। ब्रिटिश सैनिकों के साथ युद्ध में हिस्सा ले रहे और मर रहे भारतीय सैनिकों की खबर और साथ ही कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेश के सैनिकों की खबर अखबारों और रेडियो के नवीन माध्यम से विश्व के सुदूर क्षेत्रों में फैली। भारत की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत उसके बाद बढ़ी और 1920 के दशक में उभरती रही। इसके परिणामस्वरूप भारत 1920 में लीग ऑफ नेशंस का एक संस्थापक सदस्य बन गया और उसने एंटवर्प में 1920 के ओलंपिक में लेस इंडस एंड ग्लेसेस ब्रिटिश इंडीज नाम के तहत हिस्सा लिया। यहां भारत में विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के बीच भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन की मांग उठने लगी। 4 मिलियन भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों ने भाग लिया और युद्ध में उनकी भागीदारी से व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव पड़े। ब्रिटिश सैनिकों के साथ युद्ध में हिस्सा ले रहे और मर रहे भारतीय सैनिकों की खबर और साथ ही कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेश के सैनिकों की खबर अखबारों और रेडियो के नवीन माध्यम से विश्व के सुदूर क्षेत्रों में फैली। भारत की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत उसके बाद बढ़ी और 1920 के दशक में उभरती रही। इसके परिणामस्वरूप भारत 1920 में लीग ऑफ नेशंस का एक संस्थापक सदस्य बन गया और उसने एंटवर्प में 1920 के ओलंपिक में लेस इंडस एंड ग्लेसेस ब्रिटिश इंडीज नाम के तहत हिस्सा लिया। यहां भारत में विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के बीच भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन की मांग उठने लगी। 1930 का दशक भारत सरकार अधिनियम 1935 लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड महात्मा गांधी के दाएं तरफ अक्टूबर 1931 1935 में गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम को मंजूरी दे दी, जिसने ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों में स्वतंत्र विधानसभाओं की स्थापना, एक केंद्रीय सरकार का निर्माण जिसमें ब्रिटिश प्रांत और राजघराने दोनों शामिल होंगे और मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को अधिकृत कर दिया। आगे चलकर स्वतंत्र भारत के संविधान ने इस अधिनियम से काफी कुछ ग्रहण किया। इस अधिनियम ने एक द्विसदनीय राष्ट्रीय संसद और ब्रिटिश सरकार के दायरे में एक कार्यकारी शाखा का भी प्रावधान प्रस्तुत किया। हालांकि राष्ट्रीय महासंघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। प्रांतीय विधानसभाओं के लिए देशव्यापी चुनाव 1937 में आयोजित किए गए। प्रारंभिक हिचकिचाहट के बावजूद कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया और ब्रिटिश भारत के 11 में से 7 प्रांतों में जीत हासिल की और इन प्रांतों में व्यापक शक्तियों के साथ कांग्रेस की सरकार का गठन किया गया। ग्रेट ब्रिटेन में जीत की इन घटनाओं ने भारतीय स्वतंत्रता के विचार के ज्वार उभारा। कांग्रेस प्रांतीय मंत्रालयों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। इसके विपरीत मुस्लिम लीग ने युद्ध के प्रयासों में ब्रिटेन का समर्थन किया, लेकिन अब यह विचार पनपने लगा कि कांग्रेस के वर्चस्व वाले स्वतंत्र भारत में मुसलमानों के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने अपने क्रिप्स मिशन के माध्यम से युद्ध की खातिर भारतीय राष्ट्रवादियों के सहयोग को प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसके बदले में स्वतंत्रता का वादा किया गया, लेकिन कांग्रेस और उनके बीच वार्ता खंडित हो गई। गांधी ने बाद में अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और मांग की कि अंग्रेज तुरंत भारत से वापस चले जाएं, अन्यथा उन्हें राष्ट्रव्यापी नागरिक अवज्ञा का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस के अन्य सभी नेताओं के साथ गांधी को तुरंत कैद कर लिया गया और पूरे देश भर में छात्रों की अगुवाई में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे और बाद में इसमें किसान राजनीतिक समूह भी शामिल हो गए।
विशेष रूप से पूर्वी संयुक्त प्रांत, बिहार और पश्चिमी बंगाल में। युद्ध के प्रयोजन से भारत में मौजूद ब्रिटिश सेना की बड़ी संख्या ने 6 सप्ताह से कुछ अधिक समय में ही आंदोलन को कुचल दिया। फिर भी आंदोलन के एक हिस्से ने कुछ समय के लिए नेपाल की सीमा पर एक भूमिगत अस्थायी सरकार का गठन कर लिया। भारत के अन्य भागों में आंदोलन कम सहज और विरोध कम तीव्र था, लेकिन फिर भी यह 1943 की गर्मियों तक चला। कांग्रेस नेताओं के जेल में होने से ध्यान सुभाष बोस पर गया, जिन्हें अपेक्षाकृत अधिक रूढ़िवादी हाईकमान के साथ मतभेद के बाद 1939 में कांग्रेस से निकाल दिया गया था। बोस ने अब अपना रुख धुरी शक्तियों की तरफ किया ताकि भारत को बलपूर्वक आजाद कराया जा सके। जापानी समर्थन के साथ उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, जिसमें मुख्य रूप से ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सिपाही थे जिन्हें सिंगापुर में पकड़ा गया था। युद्ध की शुरुआत से जापानी गुप्त सेवा ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को अस्थिर करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में अशांति को बढ़ावा दिया था और उसने कब्जा किए गए क्षेत्रों में कई अस्थायी और कठपुतली सरकारों का समर्थन किया, जिसमें बर्मा, फिलीपींस और वियतनाम शामिल थे, और साथ ही बोस की अध्यक्षता में आजाद हिंद की अस्थायी सरकार को भी। बोस के प्रयास हालांकि अल्पकालिक रहे। 1944 की फेरबदल के बाद प्रबल ब्रिटिश सेना ने 1945 में जापान के युगो आक्रमण को पहले रोका और फिर पलट दिया और सफल बर्मा अभियान की शुरुआत की। बोस की आजाद हिंद फौज ने सिंगापुर पर पुनः कब्जा हो जाने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया और उसके शीघ्र बाद बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई। 1945 के उत्तरार्ध में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमे ने भारत में सार्वजनिक अशांति और राष्ट्रवादी हिंसा को भड़काया। बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट एक्ट और भारतीय स्वतंत्रता समर्थक कार्यकर्ता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में वार्षिक बैसाखी मेले के दौरान ब्रिटिश भारत के पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में भारी भीड़ जमा हुई थी। बाग में बैसाखी के मेले में आए हजारों निर्दोष लोगों पर अंग्रेजी जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दिए। कोई भी बचकर भागने न पाए, इसके लिए बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। इस नृशंस गोलीकांड में कई लोग मारे गए और उनसे कई गुना अधिक घायल हो गए। पूरा देश इस दुर्घटना से सकते में आ गया है। आंदोलन का एक नया चरण शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने जनता को करो या मरो का नारा दिया और उन्हें अहिंसक तरीके से विरोध करने के लिए कहा। गांधी और अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन आंदोलन ने अपना काम कर दिखाया। ब्रिटिश शासन के बाद भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए एक लंबा और कठिन संघर्ष किया था। इस संघर्ष में अनेक देशभक्तों ने बलिदान दिया। इसके परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1947 को आखिरकार भारत को आज़ादी मिली। इस आज़ादी ने देश को न केवल एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया, बल्कि इसे एक नई पहचान भी दी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।